ट्रांसफार्मर क्या रहता है सर वो वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करता है। वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करता है। देखिए जहां पर पावर का प्रोडक्शन होता है पावर हाउस स्टेशन पर, तो पावर इज प्रोड्यूस ऑलवेज एट हाई वोल्टेज। पावर का प्रोडक्शन क्या होता है हाई वोल्टेज पर होता है, और उसका जो सप्लाई होता है दैट विल आल्सो टेक प्लेस एट हाई वोल्टेज। क्योंकि हमारी जो ओवरहेड केबल्स होती है, जो क्या होती है पावर स्टेशन से लेकर हाउस होल्ड सर्किट तक क्या रहती है ट्रांसफर क्या रहती है स्प्रेड रहती है। तो पावर का जो ट्रांसमिशन होता है और प्रोडक्शन जो होता है वो हाई वोल्टेज पर रहता है, क्योंकि उसमें पावर लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। अब पावर स्टेशन से जब वो पावर हाउस होल्ड सर्किट में आता है, हाउस होल्ड सर्किट पर आपका वोल्टेज कितना होता है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो वोल्टेज को हमें क्या करना होता है डाउन करना होता है, क्योंकि जो आपकी पावर केबल ओवरहेड केबल में जो पावर लाइन से जो पावर आ रही है वो वोल्टेज जो होता है वो अराउंड 11 केवी का होता है, यानी 11,000 वोल्ट होती है, या फिर 22 केवी होता है, या उससे कम वोल्टेज का रहता है, यानी हाई वोल्टेज रहता है। जबकि हाउस होल्ड सर्किट में जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो किस पर वर्क करती हैं 220 वोल्ट पर वर्क, किस पर वर्क करती हैं 220 वोल्ट। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है वोल्टेज को डाउन करने की। तो हाउस होल्ड सर्किट में पावर को या वोल्टेज को सप्लाई करने से पहले उसको डाउन करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज। जो आपका इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज को आपको स्टेप अप करना है, जो आपका इनपुट वोल्टेज है उससे हाई वोल्टेज आपको क्रिएट करना है, देन वी विल यूज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यदि आपको वोल्टेज को डाउन करना है, इनपुट वोल्टेज से आपको आउटपुट वोल्टेज लेसर वोल्टेज चाहिए, लेसर एसी वोल्टेज चाहिए, देन वी यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ ट्रांसफार्मर समझ में आया क्या होता है ट्रांसफार्मर? इट इज अ डिवाइस which is used to step up or step down the input AC voltage. It is work on principle of mutual induction. What is the phenomena of mutual induction that we have discussed in a EMI? Produce the induced EMF in a one coil by changing the current in a neighboring coil. एक कॉइल में करंट को चेंज करके हम दूसरी कॉइल में क्या करते हैं इंड्यूस ईएमएफ सेटअप करते हैं। तो आपका ट्रांसफार्मर जो है वो इसी प्रिंसिपल पर क्या करता है वर्क करता है। नाउ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल्स एंड सेकेंडरी कॉइल, and both the coils are either wound on a same armature, same frame पर wound की जाती है, या फिर they will be wound over the different limbs of same armature। या तो क्या होता है जैसे ये आपका फ्रेम है, आर्मेचर है, ठीक है, और ये आपकी प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल। ये इनपुट एसी वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट एसी वोल्टेज। या तो इस तरीके से दोनों कॉइल, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, ये सेकेंडरी कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न एनएस है। ये आपकी क्या बोली जाती है प्राइमरी कॉइल, और ये है सेकेंडरी कॉइल। बट इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है फ्लक्स लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो उस फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, एक और कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफार्मर का दिया जाता है, वो कॉन्फ़िगरेशन में बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल। एनपी क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और एनएस क्या है
number of turns in secondary coil. ठीक है, ये आपका इनपुट एसी वोल्टेज है। सर बोर्ड ब्लर हो रहा है। क्या कह रहे हैं बेटा? ब्लर हो रहा है? तो ये आपका इनपुट एसी वोल्टेज है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ईपी से। और इनपुट आउटपुट जो आपका आउटपुट एसी वोल्टेज है दैट इज रिप्रेजेंट बाय ईएस। मतलब इस कॉइल में हम चेनिंग करंट सप्लाई करेंगे और इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा। दैट इंड्यूस ईएमएफ इज ट्रांसफर्ड टू द सेकेंडरी कॉइल। So that is a works on a principle of mutual induction. अब इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लक्स का लीकेज होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहां से यहां ये पाथ ट्रैवर्स करना रहता है, तो फ्लक्स का लीकेज होता है। तो उस लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन भी यूज किया जाता है, जिसमें कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर वाइंड कर दिया जाता है। इस तरीके से कॉइल्स जो है वो एक दूसरे पे इस तरीके से बाउंड होता है। ये आपका हो गया ईपी, ये ईएस, ये एनएस, ये एनपी सॉरी, और ये एनएस। कॉइल एक के ऊपर एक वाउंड कर दिए। तो इस तरीके से वाउंडिंग करने से क्या होगा, एक के ऊपर एक कॉइल वाइंड करने से फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा। जो फ्लक्स इस कॉइल से लिंक हुआ है वो सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। सो इस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, शेल टाइप कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ईपी क्या है, एसी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, और ईएस क्या है, एसी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। Now, through the principle or through the definition of induced EMF, induced EMF EP की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस NP d∅ by dt। और जो फ्लक्स यहां लिंक हुआ है वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को जा रहा है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल दैट इज ईएस, ईएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस NS d∅ B by dt। ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ in a primary coil, and that is equals to induced EMF in secondary coil। देखिए जितना फ्लक्स आपका इस प्राइमरी कॉइल से लिंक हुआ, सेम फ्लक्स आपका सेकेंडरी कॉइल में पास हो जाएगा विदाउट एनी लॉस। तो देखिए ये दोनों इक्वेट हो गए। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। So from equation 1, d∅ by dt is minus EP by NP, and from equation 2, d∅ by dt is minus ES upon NS। दोनों इक्वेट हैं, दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेट करने से क्या आया आपका रेशियो, minus EP by NP is equals to minus ES upon NS। minus minus plus,
तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब आपका हमने दो ट्रांसफॉर्मर बताए। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होती है प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल, तो उससे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? मोर देन हो जाएगा इनपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन इनपुट वोल्टेज इन अ प्राइमरी कॉइल। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? NP इज मोर देन NS, इससे क्या हो जाएगा? EP इज मोर देन ES। प्राइमरी इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज। So that is a construction wise difference between step down and step up transformer. Is it clear? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समझ में आया? Now, if we consider that our transformer is ideal, मतलब जितना पावर इनपुट में आया है वो सारा का सारा आउटपुट में ट्रांसफर हो जाए। So if we consider that transformer is ideal, then input power is equals to output power. Pi is input power, P naught is output power. तो इनपुट पावर क्या हुआ? पावर होता है V इंटू I, तो EP इंटू IP, यानी IP is equals to ES into IS. So ES upon EP is equals to IP upon IS is equals to NS upon NP. तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अंदर एक और रेशियो ऐड हो गया। तो देखिए ES upon EP ये क्या है? In the last session what we have discussed working of transformer. Transformer is a device which is used to increase or decrease the input voltage. Input AC voltage को increase करना है या decrease करना है, that can be done by transformer. अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन कौन से पॉसिबल एनर्जी लॉसेस होते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। 5 लॉसेस आर देयर। फर्स्ट इज कॉपर लॉसेस, second one is eddy current losses, third one is hysteresis loss, fourth one is flux leakage loss, and fifth one is humming loss. So these are the 5 kind of losses take place in the transformer. सबसे पहला आता है, क्या कह रहे हो? ब्लर हो रहा है, चालू रखिए भाई। चलो भाई तुम्हें होस्ट बना लेते हैं वापस। So these 5 kind of losses energy losses take place in a transformer. First is the copper loss. Now as we study the construction
structure of a transformer, it consists of two coils, primary coil and secondary coil, and primary coil and secondary coils are formed using the copper wire, and these coils are connected to the AC voltage. Primary coil is connected to the AC input voltage. तो क्या होगा जब उन कॉइल्स के अंदर, और जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो कनेक्टेड टू द एसी आउटपुट वोल्टेज, तो उन कॉइल्स के अंदर जब करंट फ्लो करेगी तो उस करंट की वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। And that heat energy is equals to I square R। और इस हीट एनर्जी से जो एनर्जी लॉस होगा, दैट एनर्जी लॉस इज कंसिडर्ड इन द कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस एक तरीके से क्या है, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉसेस। एंड टू मिनिमाइज सच काइंड ऑफ लॉसेस, we are made the primary and secondary coil of the transformer with the help of by using the thick wires। जितनी मोटी वायर होगी उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हीट एनर्जी से जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। सेकंड है एडी करंट लॉसेस। When the AC current is passing through the primary coil, the time varying current produces the induced EMF, and that induced EMF produces the induced current, and when the induced current is produced in the fuse like conductor, that induced current is known as eddy current। तो जब अल्टरनेटिंग करंट की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, तो एडी करंट से आपका क्या होगा, एडी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी वो जिस रीजन से उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो उस रीजन का अपोज करेगा। तो मतलब वो एसी करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग अ लैमिनेटेड कोर। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसका कोर कैसा लिया जाता है, लैमिनेटेड कोर लिया जाता है, लैमिनेटेड कोर। इस पर इस तरीके से कॉइल माउंट की जाती है। लैमिनेटेड कोर जो रहता है दैट इज मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन स्टील, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का परमिएबिलिटी हाई रहता है, ठीक है, और उसका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो नैरो होता है। तो एडी करंट लॉसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं व्हेन वी टेकिंग अ लैमिनेटेड कोर। पूरा ह्यूज कंडक्टर लेंगे, ऐसा पूरा कंडक्टर लेंगे, बीच में भी यदि मटेरियल होगा तो जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना एरिया ज्यादा रहेगा, एरिया ज्यादा रहेगा तो एडी करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। तो एडी करंट के मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करने के लिए हम कैसा कोर ले लेते हैं, लैमिनेटेड कोर। एंड दैट लैमिनेटेड कोर इज मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन स्टील which has high permeability and low या narrow hysteresis loop। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडी करंट लॉसेस। थर्ड आता है आपका hysteresis loop, sorry hysteresis losses। अब hysteresis losses क्या है, बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल्स हैं दे आर बाउंड ओवर द लैमिनेटेड स्टील कोर। तो स्टील एक तरीके से आयरन है, आयरन का क्या है, एलॉय है। तो एज इट स्टील कोर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एसी करंट सप्लाई हो रही है, तो एसी करंट क्या हो रही है, टाइम वेरिंग करंट है। तो उस टाइम वेरिंग करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा। तो आपका क्या होगा, जो स्टील का जो कोर है उसका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। सो द आयरन कोर इज सब्जेक्टेड टू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से हिस्टैरिसीस के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है। क्योंकि हिस्टैरिसीस लूप का एरिया क्या बोला जाता है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। हमने हिस्टैरिसीस लूप के अंदर ये डिस्कस किया था कि जब हम हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कैलकुलेट करते हैं दैट सिग्निफिकेंटली गिव्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम।
तो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना मिनिमाइज होगा उतना आपका एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम मिनिमाइज होगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग अ लैमिनेटेड कोर विच इज मेड अप फ्रॉम स्टील, सिलिकॉन स्टील। तो उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, इसका हिस्टैरिसीस लूप एरिया नैरो होता है, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि लॉसेस जो है प्योरली हम कम कर सकते हैं, हम टोटली ओवरकम नहीं कर पाएंगे उनको। चौथा है लीकेज ऑफ फ्लक्स। तो ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आर बाउंड वन ओवर अनदर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्राइमरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाए। यदि आप दो अलग अलग लिंक्स पर यदि कॉइल्स को बाउंड करेंगे, जैसे पहला वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, इस तरीके से आपकी कॉइल्स बाउंड रहेगी, तो इससे जो लिंक फ्लक्स होगा वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसमें से कुछ फ्लक्स जो है वो लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों कॉइल्स को एक के ऊपर एक क्या कर लेते हैं, बाउंड कर देते हैं, तो आपका लीकेज जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। फिर आता है हमिंग लॉसेस। देखिए प्राइमरी कॉइल जो है दैट इज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी वोल्टेज से कनेक्टेड है, एसी करंट से कनेक्टेड है। तो उसकी वजह से जो है एसी करंट कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, वो वाइब्रेट होता रहता है। तो उसकी वजह से प्राइमरी कॉइल भी क्या करता है, आपका कोर जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करना शुरू करता है। तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट होती है और साउंड से आपका एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि साउंड क्रिएट हुई मतलब साउंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कुछ एनर्जी लॉस जो है वो साउंड के फॉर्म में हो गया। जब कोर वाइब्रेट होगा तो कोर के वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होगी, ऐसा साउंड आएगा। सो इन दिस काइंड ऑफ साउंड एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ साउंड। एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्या हो रही है, साउंड के फॉर्म में। सो दीज आर द 5 काइंड ऑफ लॉसेस टेक प्लेस इन द ट्रांसफार्मर। इज इट क्लियर? Any doubt? Yes, sir. अब नॉर्मली जब भी हम पावर जनरेशन करते हैं, पावर प्रोडक्शन एंड पावर ट्रांसमिशन इज ऑलवेज टेक प्लेस एट हाई वोल्टेज। जब भी आप एसी का ट्रांसमिशन करते हैं तो एसी वोल्टेज या एसी करंट का जो ट्रांसमिशन होता है पावर स्टेशन से लेकर हाउस होल्ड सर्किट तक, तो उसका ट्रांसमिशन जो होता है वो हाई वोल्टेज पे किया जाता है। क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज। देखिए पावर स्टेशन में जो आपका पावर प्रोडक्शन होता है वो पावर प्रोडक्शन अराउंड आपका 22 केवी पर होता है, यानी 22,000 वोल्ट पर आपका पावर प्रोडक्शन होता है पावर स्टेशन पर। ठीक है, मतलब हम यहाँ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस पर यदि आपको एसी का ट्रांसमिशन करना है तो दैट विल बी टेक प्लेस एट अ हाई वोल्टेज। पावर स्टेशन पर पावर का प्रोडक्शन जो होता है वो जनरली क्या होता है, दैट विल बी टेक प्लेस एट 22 केवी। कितने पर होता है, 22,000 वोल्ट पर पावर का प्रोडक्शन होता है। फिर जो आपकी ओवरहेड केबल्स होती है उनमें जो आपकी एसी वोल्टेज जाती है दैट इज ऑफ 11 केवी, और जो
ठीक है। और आपका जो हाउस होल्ड सर्किट है उसमें आपका वोल्टेज कितना रहता है 220। कितना रहता है 220। तो पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन जो है वो हाई वोल्टेज पे क्यों किया जाता है, लो वोल्टेज पे क्यों नहीं कर सकते? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हम पावर ट्रांसमिशन जो है वो हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं, लो वोल्टेज पे क्यों नहीं किया जाता? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए क्या कह रहे हैं? एनर्जी लॉस रिड्यूस होता है। एनर्जी लॉस रिड्यूस होता है। एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब आपका पावर प्रोडक्शन जो होगा, पावर होती है V इंटू आई, पावर प्रोडक्शन जब आपका हाई वोल्टेज पर रहेगा तो आपकी करंट कम हो जाएगी, तो आपका जो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट है वो रहता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो आपका जब पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर होगा तो करंट लाइन में कम हो जाएगी, लाइन में करंट कम होगी तो आपका एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू कम हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस तो कम हो नहीं सकता, क्योंकि जितना पावर स्टेशन से हाउस होल्ड सर्किट जितना डिस्टेंस पर होगा उतने आपको ओवरहेड केबल क्या करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को तो आप मिनिमाइज कर नहीं सकते, तो किसको मिनिमाइज करते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट वो मिनिमाइज हो जाएगा। यदि आप लो वोल्टेज पर करेंगे तो क्या होगा, करंट आपकी बढ़ जाएगी, करंट बढ़ेगी तो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट बढ़ जाएगा। तो रिसीवर को जितना चाहिए और जनरेशन पे जितना जनरेट हो रहा है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। और दूसरा, यदि आपकी लाइन जो है ओवरहेड केबल वाली जो लाइन है, इफ इट कंटेन द हाई करंट, तो उस हाई करंट को कैरी करने के लिए आपको मोटे वायर यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि करंट ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, मोटे वायर यूज करने पड़ेंगे, थिक वायर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन हमेशा हाई वोल्टेज पे किया जाता है। तो क्या किया जाता है, पावर स्टेशन से पहले पावर का प्रोडक्शन 22 केवी पर होता है, फिर वो पावर सब स्टेशन भेजी जाती है। सब स्टेशन पर जो पावर ट्रांसमिशन ओवरहेड केबल को ट्रांसफर किया जाता है वो 11 केवी पे किया जाता है। तो सब स्टेशन क्या करता है, सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो वोल्टेज को डाउन कर देगा 22 केवी से 11 केवी। फिर ओवरहेड केबल से जैसे हाउस होल्ड सर्किट पे आएगा उससे पहले एक और ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा 11 केवी से 220 वोल्ट फिर क्या कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा, ठीक है। और इससे आपकी हाउस होल्ड डिवाइसेस के अंदर पावर सप्लाई होती है। इज इट क्लियर? तो इस वजह से हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट भी रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन हाई वोल्टेज पे हो रहा है और जो हाउस होल्ड डिवाइसेस पे जो वोल्टेज चाहिए वो लो वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज को डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए,